हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो ये बोल रहा है कि जो संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, उसके तहत कौन सदस्य नहीं था? तो एस राधाकृष्णन। अंतरिम सरकार में जगजीवन राम श्रम मंत्रालय के अध्यक्ष थे, सी रामगोपालचारी कहेगा तो शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहेगा तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष थे। जब इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल गठित की गई, उसमें भी जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद दोनों का सेम ही मंत्रालय दिया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 2 नंबर हो जाएगा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये चुने जाते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत, और राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे अनुच्छेद 65 के तहत, जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तब। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है 14 दिन पहले, और भारत के राष्ट्रपति पर संसद के कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है, और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, और 2/3 सदस्य के बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 4 नंबर हो जाएगा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा था 22 जुलाई 1947 को, और पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो मैडम भिकाजी कामा 1907 में फहराई थी, स्टुटगार्ट जर्मनी में। आगे देखेंगे, भारत कहेगा कि आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को, और भारतीय ध्वज संहिता लाया गया था 2002 में। इसके तहत निजी क्षेत्र या जो आम आदमी है कहीं कहीं, जैसे कि स्कूल कॉलेज में झंडा फहराने का यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परमिशन दी गई थी। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या? तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, और कहेगा पंचायती राज समिति से संबंधित संविधान संशोधन था 73वां, जो कि 1992 में हुआ था, लागू 1993 में हुआ था। पंचायती राज में कितने विषय थे? तो 29 थे। 6 नंबर हो जाएगा, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर वित्तीय जो आपातकाल है लागू करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो ये रखा जाना चाहिए 2 माह के भीतर, यानी कि वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के अंदर। और वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और ये अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, और ये लागू करने का प्राधिकरण दिया गया अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है, और इसे लागू करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना होगा 1 माह के अंदर, और संसद के बैठक 6 माह में 1 बार करना आवश्यक होता है, साल भर में 2 बार। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा ये समवर्ती सूची का विषय है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान इसमें विषय की संख्या कहेगा तो 52 हो जाएगा। केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची में विषय की संख्या वर्तमान में 100 है, और राज्य सूची में 61 है। तीनों सूची का उल्लेख कहेगा किस अनुसूची में है? तो तीनों सूचियों का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। 8 नंबर हो जाएगा, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? योजना आयोग के प्रस्ताव पेश किए थे जॉन मैथाई 1950 में, और लागू हुआ था 15 मार्च 1950 में।
आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था 1938 में, और राष्ट्रीय आय समिति गठन हुआ था 1949 में पीसी महानोबिलिस की अध्यक्षता में। पीसी महानोबिलिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में, और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अरुणा राय। और सूचना का अधिकार कहेगा कि भारत में पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध हो जाएगा उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था उससे, और ये हुआ था 1973 में। जनहित याचिका के भारत में कहेगा जनक कौन है? तो पीएन भगवती हो जाएंगे। अब भारत में कहेगा वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। 10 नंबर हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरों में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा मिजोरम में। ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य में पाई जाती है, और जो फवांगापुई पहाड़ी है इसे ही मिजोरम में ब्लू माउंटेन कहा जाता है। गारो और खासी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम कहेगा तो नेफा नगर हो जाएगा। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो त्रिपुरा राज्य में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है। निम्नलिखित में से किस देश में टुड्रा वनस्पति नहीं है? तो ये बेलारूस में टुड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है, बाकी कनाडा, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था 15 गणतंत्र में। विनिपेग जिसे गेहूं की मंडी कहा जाता है ये कनाडा में स्थित है। 12 नंबर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा हो जाएगा मन्ना दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बुर्जिल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में, और जो जिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहेगा तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे देख लेंगे 13 नंबर है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहा जाता है लवण कच्छ का प्राकृतिक वन को। और भारत में सबसे बड़ा कहेगा रामसर साइट कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैंग्रोव वन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा कहेगा कि रामसर साइट कौन सा है भारत में? तो रेणुका झील हो जाएगा, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मीकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मीकिर पहाड़ी स्थित है असम में, और वही मिरी पहाड़ी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागा पर्वत स्थित है नागालैंड में। ब्लू माउंटेन स्थित है मिजोरम में। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? जो गोसाईनाथ पर्वत है ये तिब्बत सीमा के नेपाल में स्थित है। नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल जो पर्वत शिखर है ये तीनों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाईनाथन कहेगा तो तिब्बत की सीमा के समीप ये नेपाल राज्य में स्थित है। 16 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरूप देश नहीं है? तो इसमें जो लाइबेरिया है ये स्थलरूप देश नहीं है। कुल स्थलरूप देशों की संख्या कहेगा तो 44 हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थलरूप देश हो जाएगा कजाकिस्तान। अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये तीनों स्थलरूप देश है। अफगानिस्तान की राजधानी कहेगा तो काबुल हो जाएगा। लाओस को 1000 हाथियों का भूमि कहा जाता है। लाओस को 1000 हाथियों का भूमि कहा जाता है। और सफ़ेद हाथियों का देश कहेगा तो ये हो जाएगा थाईलैंड। और झीलों का देश कहेगा तो हो जाएगा फिनलैंड। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी स्थित है नेपाल में। और किसानों का देश कहते हैं फ्रांस को, और सुंदरियों का देश भी कहेगा तो फ्रांस हो जाएगा। रक्त की वर्षा कहेगा किस देश में होता है? तो इटली में। 18 नंबर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो ये रोगाणुओं का विनाश करती है। ऑक्सीजन का वहन मानव शरीर में कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा।
रक्त के थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है, और प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल हो जाएगा थार मरुस्थल, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। हदीस क्या है? तो हदीस हो जाएगा इस्लामिक कानून है। और मनसबदार जो प्रथा थी ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। 21 नंबर हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहेगा तो गुलबर्गा हो जाएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा, और ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। आगे देख लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? राग गोविंद के रचयिता कहेगा तो मीराबाई हो जाएंगी। इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। तुलसीदास के गुरु कहेगा तो बाबा नरहरि हो जाएंगे, और ये ब्रज भाषा के कवि थे। गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव, और ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएंगे, और राग गोविंद के लेखक कहेगा तो मीराबाई। बीजक के रचयिता कहेगा तो कबीर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं मुगल वंश के ये पहला शासक था जो कि दूसरी बार शासन किया था, और दूसरी बार शासन किया था 1555 ईस्वी में सरहिंद की युद्ध जीतने के बाद। हुमायूं के मकबरा कहेगा तो दिल्ली में स्थित है, जिसे हाजी बेगम ने बनवाया था। 24 नंबर हो जाएगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो दुर्गावती ये मांडला की रानी थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये हुआ था 1576 ईस्वी में, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था। आगे देख लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? मक्का द्वार या मक्का मंडी कहा जाता था सूरत को। सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा भारत के तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। कालीकट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। 26 नंबर है, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये हो जाएंगे कोलबर्ट। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? तो अल्फांसो डी अल्मोडा अपनाए थे। वास्को डी गामा ये प्रथम पुर्तगाली था जो कि भारत आया था 1498 ईस्वी में, जिसका स्वागत कालीकट के जो राजा थे जामोरिन किए थे। और दूसरी बार कहेगा भारत कब आया था वास्को डी गामा? तो 1502 ईस्वी में। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये राजा थे जोधपुर के। और जो हैदराबाद शहर है इसे भारत में कैसे मिलाया गया था? तो पुलिस कार्रवाई द्वारा। और भारत में एकीकरण के पिता कहेगा तो सरदार पटेल थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक किए थे। दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 1824 में हुआ था गुजरात में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था गोरखपुर जेल में। कब? तो 1927 में। और इन्होंने कौन सी ट्रेन लूटी थी? तो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था उसके नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल। और अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। और ये काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी 1927 में गोरखपुर जेल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में 1925 में।
और प्रथम केवल महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि 1929 में हुआ था और इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। 30 नंबर हो जाएगा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। और गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। जातक में गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। सूत पिटक में गौतम बुद्ध का उपदेश की व्याख्या की गई है। और सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है बुर्ज से। कोल्डिहवा से पहली बार चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में स्थित हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी, जो कि ये स्थित है हरियाणा में। 32 नंबर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। भारत में कहेगा कि कौन सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है? कैसा? तो संरचनात्मक। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक जो समीक्षा है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और किया गया था पहली बार 1951 में। और ये कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध कहेगा किससे है? तो डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध हो जाएगा रक्षा से। और लघु जो उद्योग है, लघु उद्योग से संबंधित समिति कौन सा है? तो अबीद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। कर संरचना में सुधार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो केलकर समिति का। और कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित कौन सा समिति है? तो खुसरो समिति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 एमिनो अम्ल की। राशियों की संख्या कुल कितनी है? तो 12 है। और कहेगा कि पौधे के विकास के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 तत्व की। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? तो 24। 36 नंबर हो जाएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे। और रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर किए थे। और चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किए थे 1628 में। आगे देख लेंगे, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है? तो ये नीचे की ओर गति करती है। मानव शरीर में जो पसलियाँ का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में पसलियाँ शरीर की ढांचा तैयार करती है। आगे देख लेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, केंचुआ से क्या लाभ है? केंचुआ से यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। केंचुआ से लाभ है कि यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। और केंचुआ में कितने जोड़े हृदय पाया जाता है? तो 4 जोड़ी। और ये किस संघ के प्राणी हैं? तो ये आता है एनेलिडा संघ में। आगे देख लेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ये ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर। और एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं, नींबू में जो कैंकर रोग होता है यह होता है जीवाणु के कमी के कारण, यह जीवाणु से होता है। नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु से। और जीवाणु की खोज कहेगा तो 1676 में लीमन हॉक किए थे। और गेहूं के जो रस्ट रोग है ये कवक के कारण होता है। और भिंडी की पित्त जो रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है। और विषाणु की खोज किए था 1892 में यूनास्की ने। नींबू में जो डाईबैक रोग होता है, नींबू का डाईबैक रोग ये तांबा के कमी के कारण होता है। तंबाकू में जो मोजेक रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है।
और हरित बाली जो रोग है ये बाजरा में होता है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका कारण हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो हीरे हैं चमकदार दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है और कार्बन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। 42 नंबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? तो 1 बार के समतुल्य है। वह मंडलीय दाब की इकाई कहेगा क्या होता है? तो बार होता है। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, ताप बढ़ाने से द्रव्य की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से द्रव्य की सांद्रता जो होती है घटती है और गैस की सांद्रता कहेगा ताप बढ़ाने से तो बढ़ती है और द्रव्य का घटती है। जो सांद्रता है ये किसका गुण है? तो द्रव्य और गैस का गुण है। सांद्रता द्रव्य और गैस का गुण है। द्रव्य की तुलना में जो गैस की सांद्रता जो अधिक होती है, द्रव्य की तुलना में गैस की सांद्रता अधिक होती है। 44 नंबर देखेंगे, कमरे में लगा वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? तो ये आर्द्रता और ताप दोनों नियंत्रित करता है। वातानुकूलित से जो गैस निकलती है ये निकलती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत की हानि पहुंचाती है। आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एनीमोमीटर क्या मापता है? तो वायु के वेग या दिशा मापता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप की झटका मापा जाता है और बैरोमीटर क्या मापता है? तो वह मंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है और हाइड्रोमीटर कहेगा तो इससे घनत्व मापा जाता है। प्रदीप्त का मात्रक कहेगा तो लक्स हो जाएगा। एक बैरल में कितना कहेगा कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, जबकि एक बैरल में 159 लीटर होता है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बरखान स्थलकृति का संबंध किससे है? तो ये मरुस्थल से हो जाएगा। सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो सहारा हो जाएगा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा और सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो इसमें तीनों हो जाएगा, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में लाया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले किए थे और केवल पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हैक्कल ने। ओजोन परत ये किसकी रक्षा करती है? तो पृथ्वी की रक्षा करती है और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अपने में सोख लेती है या रोक लेती है। ओजोन परत को कहेगा कि हानि के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था कनाडा में, हानि को रोकने के लिए, ओजोन परत को हानि को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में और ये कनाडा में हुआ था। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक हो जाएंगे भास्कराचार्य। लीलावती जो पुस्तक है ये गणित से संबंधित है और गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक महावीराचार्य हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि क्या है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास हो जाएगा 12,756 व परिधि हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और हरित क्रांति शब्द कहेगा किसने दिया था? तो विलियम गॉड दिए थे और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो अमर्त्य सेन हो जाएंगे, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत रत्न इन्हें दिया गया था 1999 में। आगे कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
प्राक्कलन समिति में कुल जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति को मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, जिसका गठन हुआ था 1950 में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कहेगा तो 1 वर्ष के लिए होता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति गठन 1921 में हुई थी और प्राक्कलन समिति गठन 1950 में हुई थी। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के होता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ये दोनों के सदस्य कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा के नाम से जानते हैं। आगे देख लेंगे किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को सौंपती है। सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें भी 22 होते हैं, जो कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में और ये राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। आगे देख लेंगे 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज से, जिसमें 29 विषय था। और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से, जिसमें 18 विषय था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षित की गई है? तो 1/3। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? तो अपना राज्य बिहार हो जाएगा। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? तो ये हो जाएगा थुंगन समिति। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई थी? तो थुंगन समिति ने कही थी। आगे देखेंगे किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी एल.एम. सिंधिया समिति ने। पंचायत किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, जिसमें वर्तमान में 61 विषय है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समिति और उसके गठित वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में और ये पंचायती राज के 3 स्तरीय सुझाव दिए थे। अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977 में और ये पंचायती राज के 2 स्तरीय सुझाव दिए थे। पी.बी. के राव समिति गठन कहेगा तो 1985 में हुआ था। एल.एम. सिंधिया समिति गठन 1986 में हुआ था। पी.के. थुंगन समिति गठन हुआ था 1988 में और ये सभी संबंधित है पंचायती राज से। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।